साथियों, आप सभी को नमस्कार। मंथली कंपाइलेशन करंट अफेयर्स की क्लास में आज हम मार्च 2025 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के उस मंथ की सभी घटनाओं को हम कवर कर लेते हैं जहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। प्रमुख नियुक्तियां, पुरस्कार, सम्मान, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बुक्स होती हैं उनके राइटर्स, प्रमुख दिवस और जो भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उनकी क्या थीम रही हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट का सेक्शन, डिफेंस सेक्टर, योजनाएं, समितियां, अभियान, प्रमुख महत्वपूर्ण जो सम्मेलन होते हैं उन्हें कवर अप करते हैं, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, इंडेक्स, खेल कूद और इसके अलावा जो भी मिसलेनियस टाइप का करंट अफेयर्स होता है उन सभी घटनाओं को हम यहाँ शामिल कर लेते हैं ताकि अगर आप यहाँ से क्लास पढ़ लें तो फिर आपको किसी दूसरी मैगजीन, किसी दूसरे रिसोर्स की जरूरत ना पड़े। वन स्टॉप सोल्यूशन है करंट अफेयर्स का। आप यहाँ से करंट अफेयर्स कर लेते हैं तो आपको किसी भी दूसरे रिसोर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ये सभी क्लासेज हमारी 71 बीपीएससी डेडिकेटेड संकल्प बैच 2.0 के थ्रू प्रोवाइड की जा रही हैं। जो बच्चे 71 बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं वो यहाँ से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वालिटी कंटेंट नोट्स सभी सब्जेक्ट के अवेलेबल करा दिए जाते हैं। प्रीलिम्स मेंस दोनों की ही हम प्रिपरेशन कराते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, बीपीएससी स्पेशल बैच प्रोग्राम है तो यहाँ पर बिहार स्पेशल का भी नोट्स आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। नोट्स को पढ़कर आप अभ्यास करके आसानी से प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। बाकी केवल करंट अफेयर्स के लिए भी आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सप्रेस बैच है जहां पर हम 249 में मंथ वाइज पीडीएफ कंपाइलेशन नोट्स आपको अवेलेबल करा देंगे, उसका पीडीएफ, और उसके साथ ही आपको हम अपने टेलीग्राम पेड ग्रुप में लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस करा देते हैं ताकि करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और एग्जाम हॉल में उसे आप सही से एग्जीक्यूट कर सके, अपने प्रश्नों को सही करके एक सिलेक्शन ले सकें। तो सारी चीजें इसमें शामिल हैं। प्रीलिम्स और मेंस प्रोग्राम का फी स्ट्रक्चर दिया गया है, कैसे इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक बार वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप देख लीजिए। बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो मुझे 6306473800 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज, या आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और हम लोग मार्च 2025 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रमुख नियुक्तियां देखेंगे। प्रमुख नियुक्तियों में पहली नियुक्ति है मार्क कार्नी। मार्क कार्नी ये कनाडा के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद स्थान ग्रहण किया है। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद कनाडा के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं मार्क कार्नी। यामांडू ओरसी ये उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं। यामांडू ओरसी उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं। किस्ट्री कोवेंट्री इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप स्टार लगा लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जिम्बाब्वे की ये पूर्व तैराक हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की नई अध्यक्ष ये बन चुकी हैं और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, क्रिस्टी कोवेंट्री 130 वर्षों के इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ये पहली महिला हैं और अब तक की सबसे युवा 41 वर्षीय हैं ये, और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनी हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ये पहली महिला अध्यक्ष होंगी और अफ्रीका कॉन्टिनेंटल से बिलोंग करती हैं, जिम्बाब्वे से हैं। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंटल की पहली अध्यक्ष होंगी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की और ये सबसे युवा भी होंगी, 41 वर्षीय हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा, किस्ट्री कोवेंट्री का नाम। तुहिन कांत पांडे भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड यानी सेबी के ये नए चेयरपर्सन बने हैं, 11वें अध्यक्ष होंगे सेबी के। इन्होंने सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच का स्थान ग्रहण किया है। तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच के बाद अब तुहिन कांत पांडे ने सेबी के अध्यक्ष पद इन्होंने ग्रहण किया है। 11वें अध्यक्ष होंगे सेबी के। इंपॉर्टेंट है तुहिन कांत पांडे का नाम, ये सेबी के नए चेयरपर्सन बन चुके हैं। अमिताभ कांत ये NIIT विश्वविद्यालय के नए अध्यक्ष बने हैं। अंजू राठी राणा का नाम इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव बनी है। भारत की पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव बन चुकी हैं अंजू राठी राणा। आयुष्मान खुराना ये केंद्रीय खेल मंत्री के द्वारा अभिनेता आयुष्मान खुराना को आधिकारिक फिट इंडिया आइकॉन नामित किया गया है। आधिकारिक रूप से फिट इंडिया आइकॉन नामित किया गया है किसे? अभिनेता आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट नाम है अजय भट्टाचार्य का। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के नए निदेशक बन चुके हैं। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं जिन्होंने अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के नए निदेशक के रूप में चयनित किए गए हैं, अजय भट्टाचार्य। फ्रेडरिक मर्ज का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जर्मनी के नए चांसलर बन चुके हैं। तनुष्का सिंह ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बिलोंग करती हैं, यहाँ भी आप स्टार लगा लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की इसकी
मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। भारतीय वायुसेना में जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन चुकी हैं तनुष्का सिंह। जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट होंगी। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बिलोंग करती हैं। नाम क्या है इनका? तनुष्का सिंह। तो ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं मार्च 2025 मंथ की। मार्च 2025 मंथ के महत्वपूर्ण पुरस्कारों के सेक्शन को देख लेते हैं। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 ये मार्च 2025 में अनाउंसमेंट किया गया है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार का। इसे विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। विनोद कुमार शुक्ला ये रायपुर, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर से बिलोंग करते हैं। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर से बिलोंग करते हैं विनोद कुमार शुक्ला, जिन्हें 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 दिया गया है। आर्द्र भूमि के लिए उचित उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार 2025 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय होंगे डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन जो आर्द्र भूमि के लिए उचित उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको याद रखना होगा। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 ये गुंटर ब्लोसल को दिया गया है। मार्च 2025 के मंथ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मॉरिशस और बारबाडोस की यात्राएं की थी और इस यात्राओं के दौरान ही मॉरिशस के द्वारा मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया प्रधानमंत्री मोदी जी को। और बारबाडोस के द्वारा बारबाडोस का जो सम्मान है ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड, ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है वहाँ की सरकार के द्वारा, राइट। तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन यह प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है, जो मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड ये भी पीएम मोदी जी को दिया गया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार 2025 ये भारतीय रिजर्व बैंक को मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। मार्च 2025 मंथ में 2 कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया और इसी के साथ अब 26 नवरत्न कंपनियां हो चुकी हैं। 26वीं नवरत्न कंपनी बनी है भारतीय रेलवे वित्त निगम और 25वीं नवरत्न कंपनी बनी है भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड IRCTC, राइट। तो IRCTC और IRFS को मार्च 2025 के मंथ में नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया है। नाइट कमांड ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, यह ब्रिटिश का मानद नाइटहुड पदक है जिसे सुनील भारतीय मित्तल को दिया गया है और यह पदक प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय नागरिक होंगे, सुनील कुमार मित्तल। नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटेन का मानद नाइटहुड पदक है जिसे सुनील भारतीय मित्तल को दिया गया और ये पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं ये। डेनमार्क का नाइट क्रॉस सम्मान, नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैन ब्रोग, ये विजय शंकर को दिया गया है। 57वां ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2025 जिसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है मार्च 2025 के मंथ में। 57वां ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2025 की श्रृंखलाओं में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है वो थी अनोरा फिल्म। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सम्मान दिया गया है 97वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कार श्रृंखला में सीन बेकर को फिल्म अनोरा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है एड्रियन ब्राडी को उनकी फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है मिकी मैडिसन को फिल्म अनोरा के लिए। तो आपको ऑस्कर अकादमी अवार्ड में ये 4 मुख्य बातें याद रखनी है। 97वां ऑस्कर अकादमी अवार्ड था, ये नंबर भी आपको याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन बेकर फिल्म अनोरा के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्राडी फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मैडिसन फिल्म अनोरा के लिए। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2025 की सूची जारी की गई थी जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता था लापता लेडीज ने, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जीता था किरण राव फिल्म लापता लेडीज के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था कार्तिक आर्यन ने, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता था नितांशी गोयल ने। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 की ये सूची मार्च 2025 के मंथ में जारी की गई जिसमें मेंटर ऑफ द ईयर अभिनव बिंद्रा को चुना गया। स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग में कुगेश डी को, स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर महिला वर्ग में मनु भाकर और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये कपिल देव को दिया गया है टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड
की श्रृंखला में। यह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जरूर याद रखिएगा, कपिल देव को दिया गया है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके जो ऑथर हैं उनको देख लेते हैं। मेन एट होम ये ज्ञानेंद्र पांडे की पुस्तक है। अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर ये जैसिंडा ऑर्डन की पुस्तक है। टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री ये टिम विगमोर की पुस्तक है। मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति राय की। हाउ टू फॉरगेट मीरा गणपति की बुक है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर ये शिखर धवन की बुक है। और फियरलेस लॉरेन रॉबर्ट्स की बुक है। ये इंपॉर्टेंट बुक है जो आपके एग्जाम में आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। उन्हीं किताबों को हमने यहाँ पर शामिल किया है। लॉरेन रॉबर्ट्स की बुक फियरलेस, शिखर धवन की द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, मीरा गणपत की बुक है हाउ टू फॉरगेट, अरुंधति राय की मदर मैरी कम्स टू मी, टिम विगमोर की बुक है टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री, जैसिंडा अर्डन की किताब है अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, ज्ञानेंद्र पांडे की बुक है मेन एट होम। प्रमुख दिवस देख लेते हैं मार्च मंथ 2025 के, और जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं जो थीम आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है उन थीम को भी हम यहाँ कंसिडर कर लेंगे। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस ये 1 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी थीम रही इस वर्ष की वी स्टैंड टुगेदर। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च। विश्व वन्यजीव दिवस ये 3 मार्च को होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम भी आपको याद रखनी है। थीम है इस वर्ष की फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एम्पावरमेंट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, थीम फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एम्पावरमेंट। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 15 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम रही अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये 16 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे ये 20 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम रही अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की केयरिंग एंड शेयरिंग। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस ये 21 मार्च को मनाया जाता है। वन दिवस की थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। थीम रही इस वर्ष की फॉरेस्ट एंड फूड यानी वन और भोजन। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 की थीम रही। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया कब जाता है? 21 मार्च को। पहला विश्व ग्लेशियर दिवस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप स्टार लगा लीजिए। ये पूछने की प्रोबेबिलिटी है क्योंकि ये पहला विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया गया है, 21 मार्च को ही मनाया गया, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। यूनेस्को ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर वर्ष भी घोषित किया है। लगातार आप जान रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं, तो ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए पहला विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया गया है 21 मार्च को। और यूनेस्को के द्वारा भी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर वर्ष घोषित किया गया। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस वर्ष की थीम रही ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ग्लेशियर को संरक्षित करना विश्व जल दिवस की थीम रही है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। थीम याद रखिएगा विश्व जल दिवस की ग्लेशियर प्रिजर्वेशन थीम रही है विश्व जल दिवस 2025 की। 113वां बिहार दिवस मनाया गया है 2025 में। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। थीम रही है इस वर्ष की उन्नत बिहार विकसित बिहार। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में 22 मार्च को प्रतिवर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है और 2025 में ये 113वां बिहार दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम रही उन्नत बिहार विकसित बिहार। तो बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व क्षय रोग दिवस यानी जो टीबी डे है वो मनाया जाता है 24 मार्च को। टीबी डेज की थीम भी आपसे पूछी जाती है, तो थीम रही इस वर्ष की यस वी कैन एंड टीबी, कमिट इन्वेस्ट एंड डिलीवर। राइट, कमिट इन्वेस्ट एंड डिलीवर, यस वी कैन एंड टीबी, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस ये कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। तो ये इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम हो गई मार्च मंथ 2025 के। अब हम नेक्स्ट देखेंगे साइंस टेक्नोलॉजी का सेक्शन। साइंस टेक्नोलॉजी के सेक्शन में पहला इंपॉर्टेंट थीम है CHASTE। ऐसे ही आपको एज इट इज याद रखना है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर लगा एक प्रकार का ये डिवाइस है चास्टे, CHASTE एक डिवाइस है जो चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर लगाया गया है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान मापने वाला ये पहला उपकरण बन चुका है। राइट, तो चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर लगा एक तरीके का डिवाइस चास्टे, CHASTE, ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर
तापमान मापने वाला पहला उपकरण बन चुका है। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। फायरफ्लाई एरोस्पेस, अमेरिकी निजी अंतरिक्ष कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस ने चंद्रमा पर ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराई। ऐसा करने वाला यह दूसरा निजी कंपनी बन गया है। तो दूसरी निजी कंपनी बन चुकी है फायरफ्लाई एरोस्पेस। ये अमेरिका की निजी अंतरिक्ष कंपनी है जिसने हाल ही में चंद्रमा पर ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करा दिया है और ऐसा करने वाली ये दूसरी निजी कंपनी हो चुकी है। इससे पहले फरवरी 2024 में इंटेंटिव मशीन्स के द्वारा ओडिसियस लैंडर को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराया गया था और ऐसा करने वाली ये पहली निजी कंपनी बनी थी फरवरी 2025 में। और अभी हाल ही में मार्च 2025 में दूसरी निजी कंपनी बन चुकी है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाली फायरफ्लाई एरोस्पेस, जिसने चंद्रमा पर ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक उतारा है। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी की 9 माह बाद पृथ्वी पर वापसी हो चुकी है। आप जानते हैं सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा जो 8 दिनों की थी, लेकिन बोइंग स्टारलाइन कैप्सूल की समस्याओं के कारण उन्हें 286 दिन रुकना पड़ा, यानी 9 माह से अधिक दिन उनको अंतरिक्ष में बिताना पड़ा। ये यात्रा 5 जून 2025 को शुरू हुई थी 8 दिनों की, लेकिन ये 8 दिन से बढ़कर यात्रा हो गई 18 मार्च 2025 तक, यानी कुल 286 दिन की। 18 मार्च 2025 को नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इसके अलावा बुच विल्मोर जो यूएसए के नागरिक हैं, निक हेम ये भी अमेरिकी नागरिक हैं और अलेक्सांद्र गोर्बुनो जो रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। ये सभी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 माह, अगर आप एग्जैक्ट डेज देखेंगे तो 286 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर वापस लौट चुके हैं। अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल के द्वारा हुई है, ये आपको याद रखना है। स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा के टलहासी के पास गल्फ ऑफ मैक्सिको में उतारा है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा 5 जून 2025 को शुरू हुई थी जो 8 दिनों की थी, लेकिन बोइंग स्टारलाइन कैप्सूल जिससे इन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की थी, बोइंग स्टारलाइन कैप्सूल से ये खराब हो चुका था। इनमें समस्याओं के कारण इन्हें 286 दिन रुकना पड़ा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखिएगा। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर, निक हेक, अलेक्सांद्र गोर्बुनो, इनकी वापसी हो चुकी है। ये वापसी हुई है स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से। इस ड्रैगन कैप्सूल ने फ्लोरिडा के टलहासी के पास गल्फ ऑफ मैक्सिको में इन अंतरिक्ष यात्रियों को उतारा है 8 मार्च 2025 को। भारत के चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी गई है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार के द्वारा चंद्रमा की सतह का विस्तृत अध्ययन करने के लिए चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी गई है। इस मिशन को जापान के सहयोग से चंद्रमा पर भेजा जाएगा, ये बात आपको याद रखना है। चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी मिली है और इस मिशन को किस देश के सहयोग से किया जाएगा, तो जापान के सहयोग से इस मिशन को अंजाम दिया जाएगा। चंद्रयान 5 मिशन के तहत चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए 250 किलोग्राम का एक रोवर भेजा जाएगा। चंद्रमा की सतह का विस्तृत अध्ययन करने के लिए चंद्रयान 5 मिशन के तहत 250 केजी का रोवर भेजा जाएगा। आपको ज्ञात होगा कि चंद्रयान 4 को वर्ष 2027 में प्रक्षेपित किया जाएगा। चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा से एकत्र किए गए नमूनों को इकट्ठा करना और पृथ्वी पर वापस लाना। तो चंद्रयान 4 मिशन की घोषणा इससे पहले ही की जा चुकी थी, जिसे 2027 में प्रक्षेपित किया जाएगा। चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य क्या होगा? चंद्रमा से एकत्र किए गए नमूनों को इकट्ठा करके पृथ्वी पर वापस लाना। और इसके बाद चंद्रयान 5 मिशन को भी मंजूरी दे दी गई है। चंद्रयान 5 मिशन जापान के सहयोग से ये मिशन को अंजाम दिया जाएगा और इस मिशन के तहत चंद्रमा की सतह का विस्तृत अध्ययन करने के लिए 250 केजी का एक रोवर भेजा जाएगा। हाल ही में भारत ने अपनी पहली स्वदेशी MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन को डेवलप कर लिया है, जिसे अक्टूबर 2025 तक एम्स दिल्ली में परीक्षण के लिए स्थापित किया जाएगा। इस MRI मशीन को किस संस्था के द्वारा निर्मित किया गया है, तो यहाँ आप लोग इसे अपडेट कर लीजिए। इसका निर्माण किया गया है समीर नाम की एक संस्था है।
समीर नाम की एक संस्था है। समीर का फुल फॉर्म देखेंगे तो सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। समीर संस्था है जिसने भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन को डेवलप किया है, जिसे अक्टूबर 2025 तक एम्स दिल्ली में परीक्षण हेतु स्थापित किया जाएगा। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट है, इटली के शोधकर्ताओं ने पहली बार प्रकाश को सफलतापूर्वक सुपर सॉलिड में बदलने में सफलता प्राप्त कर ली है। इटली के शोधकर्ता हैं जिन्होंने पहली बार प्रकाश को सफलतापूर्वक सुपर सॉलिड में चेंज कर लिया है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किन देश के वैज्ञानिकों के द्वारा पहली बार प्रकाश को सफलतापूर्वक सुपर सॉलिड में बदला गया है या बदलने में सफलता प्राप्त की है। तो इटली के शोधकर्ताओं ने ये सफलता प्राप्त की। भारत में मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज के इलाज के लिए पहली बार एक एंटी ओबेसिटी दवा लॉन्च की गई है जिसका नाम है मौनजारो, या जिसे हम टिरजेपेटाइड भी कह सकते हैं। मौनजारो या टिरजेपेटाइड ये पहली एंटी ओबेसिटी दवा है जो मोटापा और डायबिटीज 2 टाइप के इलाज के लिए प्रभावी होगी। मेजराना 1 ये माइक्रोसॉफ्ट की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, काफी चर्चा में रही थी। मेजराना 1 आपसे पूछा जाएगा ये किससे संबंधित है, तो मेजराना 1 ये माइक्रोसॉफ्ट की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। आदित्य L1 मिशन के तहत L1 पर लगे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप पेलोड ने सूर्य के निचले वायुमंडल में एक सौर जौला जिसका नाम है कर्नेल, इसकी तस्वीर ली है। आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है जिसे इसरो के द्वारा 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है और इसने हाल ही में एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है। आदित्य L1 पर लगा जो सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप था, इस टेलीस्कोप पेलोड ने सूर्य के निचले वायुमंडल, फोटोस्फीयर जो सूर्य की सबसे निचली और दृश्यमान परत होती है, और क्रोमोस्फीयर जो फोटोस्फीयर के ऊपर स्थित एक पतली रंगीन परत होती है, इस निचले वायुमंडल में एक सौर ज्वाला कर्नेल की तस्वीर ली है। नेक्स्ट अब हम लोग डिफेंस सेक्टर को देख लेते हैं। डिफेंस सेक्टर में कुछ हम लोग नौसैनिक अभ्यास देखेंगे जिसमें अभ्यास खंजर जो किर्गिस्तान और भारत के मध्य आयोजित किया जाता है। 2025 का आयोजन ये किर्गिस्तान में किया गया है। नौसेना अभ्यास ये वरुण भारतीय महासागर में आयोजित किया गया। अभ्यास वरुण ये फ्रांस और भारत के मध्य होता है, ये आपको याद रखना है। नौसैन्य अभ्यास सी ड्रैगन 2025, इसका आयोजन अमेरिका में पश्चिमी प्रशांत महासागर के गुआम तट पर हुआ है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया एवं अमेरिकी नौसेना के मध्य इस अभ्यास को आयोजित किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है नौसेना अभ्यास सी ड्रैगन 2025। आयोजन कहाँ गया ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसे अमेरिका में पश्चिमी प्रशांत महासागर के गुआम तट पर आयोजित किया गया। इस नौसैन्य अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में किन देशों ने भाग लिया, तो इसमें भारत समेत जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और अमेरिका की नौसेना ने भाग लिया। भारतीय वायुसेना ने जोधपुर राजस्थान में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन किया। आपसे पूछा जाएगा कि एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है जोधपुर राजस्थान में। और ये अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया। जलपोत तपस्या ये काफी इंपॉर्टेंट है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा परियोजना 1135.6 के अतिरिक्त अनुवर्ती जहाजों की श्रृंखला के दूसरे जलपोत तपस्या का अनावरण किया गया है। तपस्या है क्या? तपस्या एक तरीके का जलपोत है। ये जलपोत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा परियोजना 1135.6 के अतिरिक्त अनुवर्ती जहाजों की श्रृंखला का दूसरा जलपोत है। इसका नाम क्या है? तपस्या। अगर पहला पोत देखेंगे इस श्रृंखला का तो इसे जुलाई 2024 में लॉन्च किया गया था जिसका नाम था त्रिपुत, और मार्च 2025 में इस जहाजों की श्रृंखला का दूसरा पोत तपस्या का जलावतरण किया गया है। चीन ने मार्च 2025 में यूनान प्रांत में, जो चीन म्यांमार सीमा के पास स्थित है, यहाँ पर एक उन्नत लार्ज फिक्स्ड एरे रडार, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप LPAR कहेंगे, LPR प्रणाली को तैनात किया। LPAR यानी एक उन्नत लार्ज फिक्स्ड एरे रडार है। लार्ज फिक्स्ड एरे रडार या इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित एंटेना का उपयोग करके
बड़े क्षेत्रों को तेजी से स्कैन कर सकता है, जिसकी रेंज लगभग 5,000 किलोमीटर से अधिक होगी, और एक साथ कई लक्ष्यों को सटीक रूप से ट्रैक कर सकता है। तो ये माना जा रहा है इस प्रणाली के द्वारा भारत के आस पास के इलाकों की निगरानी चाइना के द्वारा की जा सकती है। तो चीन के द्वारा मार्च 2025 में चीन म्यांमार सीमा के पास एक उन्नत LPAR यानी लार्ज फेस्ड एरे रडार प्रणाली को तैनात किया गया है। यह प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित एंटेने का उपयोग करके लगभग 5,000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को तेजी से स्कैन कर सकती है और एक साथ लक्ष्यों को सटीक रूप से ट्रैक भी कर सकता है। मार्च 2025 में ईरान द्वारा एक नए भूमिगत मिसाइल सिटी का अनावरण किया गया। अब हम लोग प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं। नैनामृतम 2.0 ये केरल सरकार का AI संचालित सरकारी स्क्रीनिंग कार्यक्रम है, जिसे मार्च 2025 में लॉन्च किया गया। नैनामृतम 2.0 किस राज्य सरकार का ये प्रोग्राम है? तो केरल सरकार का एक तरीके का AI संचालित सरकारी स्क्रीनिंग कार्यक्रम है। राजीव युवा विकास योजना 2025 ये तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसका उद्देश्य है SC, ST, BC, अल्पसंख्यक, EBC, EWS समुदाय के युवाओं को 4 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्राप्त करना। यानी जो निम्न समुदाय के युवा हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी राजीव युवा विकास योजना 2025 के तहत, और ये योजना तेलंगाना सरकार की है। एन प्राउड पहल यानी न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स ये केरल सरकार की एक पहल है। यह पहल अवैज्ञानिक रूप से दवाओं के निपटान से होने वाले जल और मिट्टी प्रदूषण को रोकने के साथ साथ एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध जैसे स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने में मदद करेगी। केरल सरकार की द्वारा शुरू की गई पहल है एन प्राउड पहल। मार्च 2025 के मंथ में हुए महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोहों को देख लेते हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। टेरी के द्वारा आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन 5 से 7 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया था। तो आपको इसमें याद रखना है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। 8वां ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2025 ये 24-25 फरवरी 2025 में किया गया था, भोपाल के राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में। उद्घाटन इसका प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। इस समिट का विषय रहा था अनंत संभावनाएं। इस सम्मेलन में 9 देशों जिसमें कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, मोरक्को, पोलैंड, रूस, रवांडा और यूनाइटेड किंगडम ने पार्टनर कंट्री के रूप में योगदान दिया था। तो 8वां ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2025 इसमें आपको याद क्या रखना है? इसका आयोजन हुआ कहाँ, उद्घाटन किसने किया और इसका विषय क्या रहा? सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 8वां ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2025 ये भोपाल में आयोजित हुआ, भोपाल मध्य प्रदेश में, भोपाल के राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में। उद्घाटन इसका किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। विषय था अनंत संभावनाएं। भारत कतर संयुक्त व्यापार मंच 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के साथ साझेदारी के साथ नई दिल्ली में भारत कतर संयुक्त व्यापार मंच 2025 का आयोजन किया। जल सततता सम्मेलन 2025 ये भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विषय था इस सम्मेलन का औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। जल सततता सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 इसका आयोजन बार्सिलोना स्पेन में किया गया। स्पेन के शहर बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया। आपातकालीन अरब लीग सम्मेलन 2025 ये महत्वपूर्ण है, आप इसमें स्टार लगा लीजिए। ये मिस्र के काहिरा शहर में आयोजित हुआ। मिस्र के काहिरा शहर में आयोजित हुआ आपातकालीन अरब लीग सम्मेलन 2025। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक हुई है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश में पहले नदी डॉल्फिन आकलन की रिपोर्ट भी जारी की है। और सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे इस रिपोर्ट के अनुसार डॉल्फिनों की संख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आगे हम डॉल्फिन गणना रिपोर्ट को देखेंगे जब हम महत्वपूर्ण रिपोर्ट और सूचकांक वाला सेक्शन देखेंगे। अभी के लिए आप लोग इतना याद रखिए कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक कहाँ हुई?
और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में इसकी बैठक हुई थी। अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी और इसी बैठक के दौरान मोदी जी ने देश में पहले नदी डॉल्फिन आकलन की रिपोर्ट को भी जारी किया था। 10वां रायसीना डायलॉग 2025 ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि रहे हैं रायसीना डायलॉग 2025 के क्रिस्टोफर लक्सन, जो न्यूजीलैंड के पीएम हैं। 10वें रायसीना डायलॉग का विषय क्या रहा? तो काल चक्र, लोग, शांति और पृथ्वी। जो भी इम्पोर्टेंट सम्मेलन समारोह हैं उन्हीं को हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो रायसीना डायलॉग आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कहाँ आयोजन हुआ, मुख्य अतिथि कौन रहे और इसका विषय क्या रहा, यही 3 मुख्य बातें आपसे पूछी जाती हैं। तो 10वां रायसीना डायलॉग था, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। क्रिस्टोफर लक्सन, जो न्यूजीलैंड के पीएम हैं, मुख्य अतिथि रहे। विषय था कालचक्र, लोग, शांति और पृथ्वी। जलवायु परिवर्तन पर बिम्स्टेक युवा नेता सम्मेलन 2025 ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 हमने पीछे भी देखा, ये रिपीट हो गया एक बार। ये स्पेन के बार्सिलोना शहर में आयोजित हुआ। 7वां आसियान गेमिंग शिखर सम्मेलन ये मनीला फिलीपींस में हुआ था। जैविक खाद्य व्यापार मेला बायोफाइट्स 2025 का आयोजन जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में आयोजित किया गया था। भारत को बायोफाइट्स 2026 में वर्ष का भागीदार देश यानी पार्टनर कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में भी नामित किया गया। जैविक खाद्य व्यापार मेला बायोफाइट्स 2025 इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर हुआ? तो जर्मनी के एक प्रमुख शहर न्यूरेमबर्ग में आयोजित किया गया। और इस बायोफाइट्स 2025 इसमें भारत को बायोफाइट्स 2026 के लिए वर्ष का भागीदार देश के रूप में नामित भी किया गया है। बायोफाइट्स ये एक प्रकार का जैविक खाद्य व्यापार मेला है। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2025 ये बेंगलोर में आयोजित किया गया। 5वां सरस आजीविका मेला 2025 ये उत्तर प्रदेश के नोएडा हाट में आयोजित हुआ। विषय था लखपति सेल्फ हेल्प ग्रुप दीदियों की निर्यात क्षमता का विकास करना। 39वां अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2025 ये भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आहार 2025 आहार ये अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला है जो भारत मंडपम यानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। दूसरा विविधता का अमृत महोत्सव 2025 ये दक्षिण भारत संस्करण है, क्योंकि इससे पहले का जो संस्करण था वो पूर्वी भारत संस्करण था, पूर्वी भारत पर केंद्रित था। दूसरा विविधता का अमृत महोत्सव 2025 ये दक्षिण भारत संस्करण है, दक्षिण भारत पर ये केंद्रित है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, इस बात को याद रखिएगा। उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस महोत्सव में 5 राज्यों जिसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। इनके साथ लक्षद्वीप और पुडुचेरी को भी शामिल किया गया। जैसा हमने बताया कि दूसरा विविधता का अमृत महोत्सव ये दक्षिण भारत पर केंद्रित है, इसलिए दक्षिण भारत के प्रमुख राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। इस महोत्सव में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इन 5 राज्यों के साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पुडुचेरी को शामिल किया गया। आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इसका पहला संस्करण 2025 में हुआ था जो पूर्वोत्तर भारत पर केंद्रित था। अब हम लोग महत्वपूर्ण रिपोर्ट और सूचकांक के सेक्शन को देखेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 जिसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है फिनलैंड और लगातार 8वीं बार इसने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरे नंबर पर आइसलैंड रहा। भारत की रैंक रही 118वीं। 2024 में भारत ने 126वीं रैंक प्राप्त की थी, तो भारत ने अच्छा सुधार यहाँ पर किया है। 8 अंकों का भारत ने सुधार किया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। लगातार 8वीं बार फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत 2024 में 126वीं रैंक को सुधार करते हुए इस वर्ष भारत ने 118वीं रैंक प्राप्त की है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आव्रजन सूचकांक 2025 द इमिग्रेशन इंडेक्स 2025 जिसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया आइसलैंड ने, दूसरा स्विट्जरलैंड ने। भारत का 75वां स्थान रहा है। आवर्जन सूचकांक या इमिग्रेशन इंडेक्स जो जारी किया जाता है वो रेमिटली के द्वारा जारी किया जाता है। इस इमिग्रेशन इंडेक्स में अंतिम स्थान प्राप्त किया है इराक ने, 22वां स्थान इसने प्राप्त किया है। राइट, 22वां 82वां। शीर्ष 10 सबसे बड़े हथियार आयातक 2020 से 25 की गणना की गई है। ये रिपोर्ट जारी की जाती है सिप्री के द्वारा, जिसमें आप देखेंगे यूक्रेन पहले नंबर पर रहा है हथियारों के आयात के मामले में, दूसरे पर रहा भारत, तीसरा कतर, चौथा सऊदी अरब।
रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय देशों ने वर्ष 2015 से 19 की अपेक्षा वर्ष 2020 से 24 में अपने हथियारों के आयात में 155% की उल्लेखनीय वृद्धि की है। यानी हथियार आयातक के मामले में यूरोपीय कंट्रियों ने एक उल्लेखनीय वृद्धि की है। 2015-19 की अपेक्षा देखें तो 2020 से 25, 20 से 24 के मध्य अपने हथियार के आयातकों में 155% की वृद्धि की है। और इसी वृद्धि का परिणाम है कि शीर्ष 10 सबसे बड़े हथियार आयातकों में यूरोपियन कंट्री यूक्रेन पहले नंबर पर शामिल हो गई है। दूसरे नंबर पर है भारत, इस बात को याद रखिएगा। तीसरे पर कतर, चौथे पर सऊदी अरब हथियार आयात करने के मामले में। नेक्स्ट है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2025 रैंकिंग। ये शीर्ष रही है एप्पल कंपनी और दूसरे पर माइक्रोसॉफ्ट। यानी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष ब्रांड जो रहा वो एप्पल रहा है, दूसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट था। भारत शीर्ष 50 में अपना स्थान नहीं बना पाया है। भारत की अगर कंपनी देखें टाटा ग्रुप, ये भारत की शीर्ष ब्रांड फाइनेंस ग्लोब में अपनी जगह इसने बनाई है। ओवरऑल देखेंगे तो इसकी 60वीं रैंकिंग थी, यानी टॉप 50 में कोई कंपनी भारत की इस रैंकिंग में नहीं है। एप्पल जो है वर्ल्ड वाइड बेस्ट ब्रांड रहा है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की सूची में, और भारत की बेस्ट ब्रांड रही है टाटा ग्रुप। ओवरऑल 60वीं रैंकिंग मगर इसको मिली है, यानी टॉप 50 में शामिल नहीं है। इस बात को आप याद रखिएगा। फ्री स्पीच इंडेक्स 2024, इसमें शीर्ष देश है नॉर्वे और भारत को 24वां स्थान मिला है। लोकतांत्रिक गिरावट वाले देशों के रूप में चिन्हित किया गया है भारत को। फ्री स्पीच इंडेक्स 2024 जिसे मार्च 2025 में जारी किया गया है। फ्री स्पीच इंडेक्स 2024 की इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला देश नॉर्वे रहा है। भारत को 24वीं रैंक मिली है और भारत इस रैंक के साथ लोकतांत्रिक गिरावट वाले देशों के रूप में चिन्हित किया गया है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था स्थिति रिपोर्ट 2024 मार्च 2025 के मंथ में जारी की गई है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद के द्वारा इसे जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था बन चुका है। 2022-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था ने जीडीपी में 11.74% का योगदान दिया था। 2024-25 तक इसके 13.42 तक पहुंचने का अनुमान है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डिजिटल अर्थव्यवस्था के मामले में जो हालिया रिपोर्ट जारी की गई है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद के द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार भारत अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी बन चुका है। तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। 2022-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था ने जीडीपी में 11.74 का योगदान दिया था। तो ये आगे बढ़कर 2024-25 में 13.42% तक पहुंचने का अनुमान है। नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट हमने ऊपर ही आपको बताया है कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक जो गिरी राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य में हुई है, इसकी अध्यक्षता पीएम मोदी जी ने की थी और इसी बैठक के दौरान मोदी जी ने देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट को भी जारी किया। रिपोर्ट 8 राज्यों की 28 नदियों में अध्ययन के आधार पर तैयार की गई। तो स्टेटमेंट के रूप में इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि राष्ट्रीय नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट कितने राज्यों और कितने नदियों के अध्ययन के आधार पर तैयार की गई? तो 8 राज्यों और 28 नदियों में अध्ययन के आधार पर इस रिपोर्ट को बनाया गया है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सर्वाधिक डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में है 2397 और उसके बाद दूसरे स्थान पर है बिहार। तो बिहार में डॉल्फिनों की संख्या आप लोग याद रखिएगा प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो बच्चे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम देंगे 2025 का, तो वो उत्तर प्रदेश के डॉल्फिन की संख्या को याद रखना है। बाकी ओवरऑल आपको ये क्रम तो याद ही रखना है। सर्वाधिक डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर है बिहार। बिहार में 2220 डॉल्फिन है। तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, चौथे पर असम और 5वें पर झारखंड है। उसके बाद 5वें पर राजस्थान, छठे पर मध्य प्रदेश और माफ कीजिए उत्तर प्रदेश पहले पर है, बिहार दूसरे पर, बंगाल तीसरे पर, असम चौथे पर, झारखंड 5वें पर है, राजस्थान छठे पर है, मध्य प्रदेश 7वें और पंजाब 8वें में। तो जिन 8 राज्यों को नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट हेतु शामिल किया गया उसमें अंतिम स्थान आया है पंजाब का, जहां पर 3 डॉल्फिनों को चिन्हित किया गया है और सर्वाधिक डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में इस रिपोर्ट के अनुसार। दूसरे नंबर पर बिहार है। उधारकर्ताओं से निर्माण तक भारत की वित्तीय विकास कहानी में महिलाओं की भूमिका रिपोर्ट ये नीति आयोग के द्वारा जारी की गई। भारत में मुद्रास्फीति और रुझान देखें, एसबीआई इकोरैप रिपोर्ट
के प्रमुख निष्कर्ष के आधार पर, तो खाद्य पदार्थों की उच्च कीमतों और खाद्य पदार्थों की अधिक हिस्सेदारी के कारण ग्रामीण मुद्रास्फीति शहरी मुद्रास्फीति से अधिक रही है। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि ग्रामीण मुद्रास्फीति शहरी मुद्रास्फीति से अधिक रही, उसका कारण क्या है? खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतें और खाद्य पदार्थों की अधिक हिस्सेदारी। सबसे अधिक मुद्रास्फीति दर देखेंगे तो केरल में है 7.3%, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, तीसरे पर है गोवा, चौथे पर है बिहार। बिहार की मुद्रास्फीति दर देखेंगे तो 4.5% है। बीपीएससी एग्जाम देने वाले विद्यार्थी इसे याद रखिएगा। भारत में मुद्रास्फीति और रुझान रिपोर्ट जारी की गई है एसबीआई इंकोरैप रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों के आधार पर, और इन निष्कर्षों के आधार पर बताया जा रहा है कि सबसे अधिक मुद्रास्फीति दर केरल में, दूसरे पर छत्तीसगढ़, तीसरे पर गोवा और बिहार का स्थान है चौथा। बिहार की मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन है 4.5%। सबसे कम मुद्रास्फीति दर वाले राज्यों में तेलंगाना का पहला स्थान है, जहां पर मात्र 1.3 मुद्रास्फीति दर्ज की गई, दूसरे पर दिल्ली। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतें होने के कारण ग्रामीण मुद्रास्फीति शहरी मुद्रास्फीति से अधिक रही है। वैश्विक ग्लेशियरों का क्षरण रिपोर्ट जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सभी ग्लेशियरों का खतरनाक तरीके से क्षरण हो रहा है और इसमें से सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में हो रहा है। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में हो रहा है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है और ये चिंता का विषय भी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हालिया आंकड़े के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में अपने जीडीपी को 105% की वृद्धि के साथ दोगुना कर लिया है। 2015 में $2.1 ट्रिलियन से बढ़कर जीडीपी 2025 में $4.3 ट्रिलियन हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत अब अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान के बाद विश्व में जीडीपी के मामले में 5वां सबसे बड़ा देश है। अब हम लोग खेल कूद के सेक्शन को देख लेते हैं। खेल कूद सेक्शन में सबसे पहले 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 को देखेंगे, जिसका आयोजन पंचकुला हरियाणा में हुआ है। विजेता रही हॉकी झारखंड की टीम और उप विजेता रही थी हॉकी हरियाणा टीम। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 आयोजन पंचकुला हरियाणा में। विजेता टीम रही थी हॉकी झारखंड टीम और उप विजेता थी हॉकी हरियाणा टीम। कबड्डी विश्व कप 2025 जो इंग्लैंड में आयोजित हुआ और पहली बार कबड्डी विश्व कप एशिया के बाहर आयोजित हुआ, यूरोपीय कॉन्टिनेंटल इंग्लैंड में। पुरुष और महिला वर्ग में विजेता भारतीय टीम रही थी, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उप विजेता रही थी इंग्लैंड टीम। कबड्डी विश्व कप 2025 आयोजन इंग्लैंड में हुआ। पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप को आयोजित किया गया। महिला और पुरुष वर्ग दोनों में ही विजेता टीम रही थी भारतीय टीम, उप विजेता टीम रही थी इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड टीम को हराकर भारत विजयी हुई थी कबड्डी विश्व कप में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2024 जिसका आयोजन मार्च 2025 में किया गया। आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। पदक तालिका में देखें तो हरियाणा इसमें शीर्ष स्थान पर रहा, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर था उत्तर प्रदेश और बिहार। पीसीएस का एग्जाम देने वाले विद्यार्थी याद रखिएगा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में बिहार ने 14वां स्थान हासिल किया। 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ कुल 10 पदक बिहार ने जीते हैं। पदक तालिका में पहला स्थान हरियाणा को मिला है। यूपी वाले याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा था। राइट। आयोजन कहाँ हुआ खेलो इंडिया पैरा गेम्स का? तो नई दिल्ली में। ISTAF सिप कटाकरा विश्व कप 2025 सिप कटाकरा विश्व कप 2025 जिसका आयोजन पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम पटना बिहार में हुआ है। तो बीपीएससी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुभांकर भीम था। ये भीम जो शुभांकर है बेसिकली बिहार के राज्य पशु गौर बाइसिन से प्रेरित है। विजेता टीम रही थी भारतीय पुरुष रेगू टीम जिसने स्वर्ण पदक जीता था जापान को हराकर। तो उप विजेता टीम जापान की, विजेता टीम रही थी भारत की पुरुष वर्ग में। और वही महिला वर्ग में देखेंगे तो भारतीय महिला रेगू टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में वियतनाम से 2-0 में हारकर कांस्य पदक इसने जीता था। तो भारतीय पुरुष रेगू टीम ने ISTAF से कटाकरा विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता जापान को हराकर, और महिला रेगू टीम ने सेमीफाइनल में वियतनाम से हार गई थी जिसके चलते इसने कांस्य पदक जीता। राइट। अब हम लोग विविध सेक्शन को देखेंगे। हाल ही में सुर्खियों में रहा रेसिप्रोकल टैरिफ से आशय दो देशों द्वारा एक दूसरे पर आयातित वस्तुओं पर समान रूप से कर लगाना। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अखबार की सुर्खियों में लगातार रेसिप्रोकल टैरिफ की खबर आप लोगों ने पढ़ी होगी। 5 मार्च 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर
26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है और भारत समेत कई देशों पर जो है इस तरीके का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया, जो 2 अप्रैल 2025 से इसे लगाने की घोषणा की गई थी। रेसिप्रोकल टैरिफ से आशय होता क्या है कि दो देशों द्वारा एक दूसरे पर आयातित वस्तुओं पर समान रूप से कर लगाया जाता है। यानी भारत के द्वारा अमेरिकी आयातित वस्तुओं पर टैरिफ लगाया जाता है, तो अब इसकी प्रतिक्रिया में अमेरिका ने भी भारत पर 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है और इसके साथ कई देशों पर अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की थी, जिसे 2 अप्रैल 2025 से लागू किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है और हमने बीपीएससी मेंस पर्सपेक्टिव से भी ट्रेड वार को जब हमने पढ़ा था तो वहां पर इन सभी बातों को कंसीडर किया था 70 बीपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब 71 बीपीएससी की मेंस पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया यूएसए रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रेड वार के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। बाकी मेंस में हम लोग अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ते हुए हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब जान लीजिए और भारत पर कितने % का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया, इस बात को याद रखिएगा, 26% है ये। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है, इस उद्यान को केंद्र सरकार ने भारत का 58वां 58th टाइगर रिजर्व घोषित किया। तो भारत का 58th यानी 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है माधव राष्ट्रीय उद्यान को, जो मध्य प्रदेश में है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स गुजरात में स्थित वनतारा वन्यजीव संरक्षण बचाव और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया। वनतारा वन्यजीव संरक्षण बचाव और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया। ये वनतारा वन्यजीव संरक्षण बचाव और पुनर्वास केंद्र बेसिकली रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में स्थित है, जो गुजरात में है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में एमएसएमई के डिजिटल फुटप्रिंट्स की स्कोरिंग के आधार पर एक नए क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल को लॉन्च किया गया है। नए क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई थी, इसे याद रखिएगा स्टेटमेंट को। और नया क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल हाल ही में निर्मला सीतारमन के द्वारा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है, एमएसएमई के डिजिटल फुटप्रिंट्स की स्कोरिंग के आधार पर, राइट। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रमिक लाइसेंस ईपीएल इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सनल लाइसेंस शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत इस तरीके की व्यवस्था शुरू करने वाला चीन के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसने ईपीएल इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस को जारी किया। राम मोहन नायडू जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, इन्होंने पायलटों के लिए इसे सर्वप्रथम शुरू किया है, इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस। चीन के बाद दुनिया का दूसरा देश बन चुका है भारत, जिसने ईपीएल व्यवस्था को शुरू किया है। हाल ही में खनन मंत्रालय ने 4 लघु खनिजों की सूची से हस्तांतरित कर प्रमुख खनिजों की श्रेणी में शामिल कर दिया है। इन 4 लघु खनिज या गौड़ खनिजों के नाम आपको याद रखने हैं, बायराइट, फेल्सपर, अभ्रक और क्वार्टज। जो पहले लघु खनिजों की श्रेणी में शामिल थे, अब इन्हें हटाकर प्रमुख खनिजों की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। बायराइट, फेल्सपर, अभ्रक, क्वार्टज, ये 4 लघु खनिज हैं जिन्हें अब प्रमुख खनिजों की सूची में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है। मध्य प्रदेश भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। आयकर विधेयक 2025 को हाल ही में पारित किया गया है। ये मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 का स्थान ग्रहण करेगा। 1 अप्रैल 2026 से इसके लागू होने की तिथि को प्रस्तावित किया गया है। आयकर विधेयक 2025 आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा और इसके लागू होने की जो प्रस्तावित तिथि है वो 1 अप्रैल 2026 है। इस विधेयक में आकलन वर्ष और पिछला वर्ष यानी प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर शब्द को हटाकर, जो 1961 के आयकर अधिनियम में शामिल थे, इन शब्द को हटाकर अब टैक्स ईयर यानी कर वर्ष शब्द जोड़ने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आयकर अधिनियम 1961 में कुल 298 धाराएं थी, जिसे बढ़ाकर अब आयकर विधेयक 2025 में इनकी संख्याओं को 536 कर दिया गया है। अनुसूचियों की संख्या 14 से बढ़ाकर 16 कर दिया गया है। अध्याय को घटाया गया है, अध्याय पहले 47 थे जिसे घटाकर अब 23 कर दिया गया है। सारी बातें आपको याद रखना है। स्टेटमेंट टाइप के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में अच्छे और अनुकरणीय अभ्यासों और नवाचारों पर नवा राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन ये पूरी उड़ीसा में आयोजित किया गया 28 फरवरी और 1 मार्च 2025 तक।
सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में अच्छे और अनुकरणीय अभ्यासों और नवाचार पर ये नवा राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है, जिसे उड़ीसा के शहर पुरी में आयोजित किया गया था। हाल ही में असम सरकार ने विभिन्न आवेदन पत्रों के धर्मकालम में आधिकारिक विकल्प के रूप में बथौइज्म, जो असम के बोरो लोगों का एक लोक धर्म है, इसको शामिल करने की मंजूरी प्रदान कर दी। 1 मार्च 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंग्रेजी भाषा को संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा के रूप में नामित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है। इससे पहले भी अमेरिका के कई राज्य हैं जिन्होंने आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी भाषा को अपनाए रखा था। हाल ही में 1 मार्च, ये डेट भी आपको याद रखना है, 1 मार्च 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अंग्रेजी भाषा को फाइनली यूएसए की आधिकारिक भाषा के रूप में नामित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया गया है। मार्च 2025 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुग्राम हरियाणा में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उद्घाटन किसने किया ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया। कहां पर? तो गुरुग्राम हरियाणा में। हाल ही में सीडॉट के द्वारा केरल पुलिस के लिए एक साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र जिसका नाम है त्रिनेत्र, इसको डिजाइन और डेवलप किया गया है। त्रिनेत्र एक प्रकार का एआई सक्षम स्वदेशी एकीकृत साइबर सुरक्षा प्लेटफॉर्म है जिसे केरल पुलिस के लिए सीडॉट के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है, ये गोरखपुर बेसिकली फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में पड़ता है, इस बात को याद रखिएगा। ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश वाला नहीं है, ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का प्रमुख शहर है गोरखपुर, जहां पर उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना को स्थापित किया जाएगा। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, ये केंद्रीय बजट 2025-26 में तुवर, उड़द और मसूर पर विशेष रूप से केंद्रित 6 वर्षीय मिशन है। अब यहाँ पर 3 तरीके की दलहन है, इन तीनों के नाम याद रखना है। जो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का विशेष तौर पर हिस्सा है, जिसमें तुअर है, उड़द है और मसूर है, तुअर है, उड़द है, मसूर है। इन 3 दलहनों पर विशेष रूप से केंद्रित 6 वर्षीय मिशन है, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, हम लोग बजट 2025-26 को डिटेल में जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसको हम कंसिडर करेंगे, राइट। हाल ही में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी सीडॉट के द्वारा शुरू किया गया समर्थ इनक्यूबेशन प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देना। तो पहला आपको याद रखना है तथ्य समर्थ, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी सीडॉट के द्वारा। समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? तो दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देना। दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सीडॉट के द्वारा समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम को शुरू किया गया। मार्च 2025 में ही अटक, जो पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ सिंधु नदी के भीतर 80,000 करोड़ रुपए मूल्य का सोना मिला है। नदियों में मिलने वाले सोने को हम लोग प्लेसर गोल्ड कहते हैं। तो 80,000 करोड़ मूल्य का प्लेसर गोल्ड मिला है सिंधु नदी के भीतर कटक पाकिस्तान में। मार्च 2025 में फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते को मानवता के खिलाफ अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है। तो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते को मानवता के खिलाफ अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया मार्च 2025 में। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर संसद सदस्यों के वेतन में 24% की वृद्धि कर दी है, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। अब संसद सदस्यों का जो वेतन है वो होगा 1.24 लाख प्रति माह, यानी पहले 1 लाख रुपए था। 24% की वृद्धि के बाद अब वेतन होगा संसद सदस्यों का 1.24 लाख प्रति माह। प्रत्येक महीने अब इनको 1.24 लाख रुपए दिए जाएंगे संसद सदस्यों को। 24% की वृद्धि हुई है और ये प्रभावी होगा 1 अप्रैल 2023 से। 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। भारत के पूर्वी राज्य उड़ीसा में विशेषता देवगढ़, केओंझर, मयूरभंज, संबलपुर, मलकानगिरी और बौद्ध जिले में सोने के विशाल भंडार मिले हैं। तो मार्च 2025 की ये घटना है जब भारत के पूर्वी राज्य, कौन सा पूर्वी राज्य है? तो ये उड़ीसा है, जहां पर सोने के विशाल भंडार मिले हैं। विशेष तौर पर देवगढ़, केओंझर, मयूरभंज में ये सोने के भंडार हैं। इसके अलावा संबलपुर, मलकानगिरी और बौद्ध जिले भी शामिल है जहां पर सोने के भंडार हैं।
उड़ीसा सरकार ने देवगढ़ जिले में अपनी पहली सोने के खदानों की नीलामी की योजना भी बना ली है। तो सोने के विशाल भंडार मिले हैं पूर्वी भारत उड़ीसा स्टेट में। देवगढ़, क्योंझर, मयूरभंज विशेष रूप से सोने के विशाल भंडारों में ये शामिल क्षेत्र हैं। उड़ीसा सरकार के द्वारा देवगढ़ में जो सोने के भंडार मिले हैं, यहाँ की खदानों की नीलामी की भी योजना बना ली है। मार्च 2025 में केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। केरल राज्य के द्वारा, केरल सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया गया और इस तरीके का आयोग स्टैब्लिश करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है केरल। भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल पर आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र इंदौर, मध्य प्रदेश में स्टैब्लिश किया जाएगा। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में भारत का पहला पीपीपी मॉडल पर आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। यह संयंत्र स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बनाया गया। 18 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक मारियानो ग्रासी ने नई दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में वैश्विक परमाणु ऊर्जा भागीदारी केंद्र में एसएन बोस भवन का उद्घाटन किया। मार्च 2025 में ही इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में एक नए अनुसंधान केंद्र जिसका नाम है एस रामकृष्ण उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। तो इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन के द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में, यहाँ पर मद्रास को ऐड कर लीजिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में एक नए अनुसंधान केंद्र एस रामकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। बलिया जो उत्तर प्रदेश का जिला है, यहाँ पर कच्चे तेल के भंडार मिले हैं। मार्च मंथ की ये घटना है, काफी सुर्खियों में रही थी। उत्तर प्रदेश के बलिया में कच्चे तेल का भंडार मिला है। तो यूपीपीसीएस या उत्तर प्रदेश के एग्जाम देने वाले विद्यार्थी इसे याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के ही वाराणसी में डॉल्फिन सफारी बनाने की भी घोषणा की गई है। डॉल्फिन सफारी कहाँ बनेगी? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। भारत की पहली एआई संचालित और निर्माण इकाई सूरत, गुजरात में शुरू की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सूरत में भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई को शुरू किया गया। भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट ये बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड के द्वारा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट को स्टैब्लिश किया जाएगा बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड के द्वारा। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन ओखरा विहार मेट्रो स्टेशन दिल्ली में किया गया। ओखरा विहार मेट्रो स्टेशन दिल्ली में भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, जफाना जो श्रीलंका में पड़ता है, जफाना श्रीलंका में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास ने वावुनिया विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम को शुरू किया है। वावुनिया विश्वविद्यालय जो जफाना में स्थित है। जफाना कहाँ है? श्रीलंका में। यहाँ पर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास के द्वारा वावुनिया विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम को शुरू किया गया। पीएम मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में शीर्ष राज्य देखेंगे तो पहले स्थान पर तमिलनाडु है, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर कर्नाटक। पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। इसके 10 वर्ष पूरे हुए हैं। पूरे होने के उपलक्ष्य में कई प्रमुख आंकड़ों को प्रकाशित किया गया। उन आंकड़ों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि पीएम मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में शीर्ष राज्यों का क्रम क्या है। तो एक तो शीर्ष नंबर पर याद रखिए तमिलनाडु। तमिलनाडु वो राज्य है जिसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सर्वाधिक ऋण वितरण किया गया। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर है कर्नाटक। मार्च 2025 में भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से वितरण समझौता किया है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत की दो कंपनियां हैं, भारतीय एयरटेल और दूसरी है रिलायंस जियो। इन दो कंपनियों ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से वितरण समझौता किया है। भारत का पहला चिड़ियाघर पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो दार्जिलिंग में है, इसने हिमालयी वन्यजीवों के डीएनए सैंपल सुरक्षित करना शुरू किया है। तो हिमालयी वन्यजीवों के डीएनए सैंपल सुरक्षित करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग। तो इस तरीके से हमने मार्च 2025 मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके बहुत ही कंप्रिहेंसिव तरीके से कवर कर लिया है। आप अब इसका अच्छे से रिवीजन कीजिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कंटेंट को पढ़ना, यानी एग्जाम रिलेवेंट चीजों को पढ़ना रहता है। और उसके बाद पढ़ने के बाद जो दूसरा आपका काम होता है वो होता है उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन और अभ्यास करना।
तो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। अब आपकी भूमिका हो जाती है इसका बार बार रिवीजन करना। तो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में आप ज्वाइन होकर यहाँ से पीडीएफ लेकर आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करके एग्जाम को आप अपना प्रिपेयर करके क्लियर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के बैच में सभी विद्यार्थी जुड़ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स लगभग हर कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत कम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स है, आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं या अन्य जो उच्च स्तरीय एग्जाम होते हैं, राइट। इसकी फीस केवल 249 है, जो एक्सप्रेस बैच हमारा करंट अफेयर्स का है, जहां पर आपको मंथली कंपाइलेशन या पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा, जिससे आप इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही रिवीजन के साथ हम यहाँ आपको मंथ वाइज एमसीक्यू भी प्रोवाइड कराते हैं। एमसीक्यू भी आपको प्रोवाइड कराते हैं अपने टेलीग्राम के पेड ग्रुप में, तो वहां से आप अभ्यास कर सकते हैं ताकि चीजें गलत न हो, एग्जाम हॉल में जाएं तो करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन आप सही करने की स्थिति में हो। साथ ही जो बच्चे बीपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं 71 बीपीएससी की, तो वो हमारे संकल्प बैच 2.0 के प्रीलिम्स और मेंस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। प्रीलिम्स मेंस दोनों की प्रिपरेशन कराई जाती है। यहाँ पर जुड़ने के बाद आपको करंट अफेयर्स का एक्सेस ऑटोमेटिक मिल जाता है, यानी प्रीलिम्स प्रोग्राम में जुड़ते हैं तो आपको फिर करंट अफेयर्स का एक्सप्रेस बैच नहीं ज्वाइन करना पड़ेगा। फी स्ट्रक्चर बताया गया है। बाकी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 6306473800 पर। एक बात और, अगर आपने अभी तक हमारे OKIS के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो क्लासेज हैं वो आप तक पहुंचती रहे, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है, उसे जरूर ज्वाइन कर ले। वहां पर कई महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की अपडेट और अन्य कई चीजें जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं उसको अवेलेबल कराया जाता रहता है, अपडेट किया जाता रहता है, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सब्जेक्ट वाइज हमारे यहाँ लाइव क्विज प्रोग्राम चलाया जाता है जो निःशुल्क है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं।